प्यारे बच्चों, हम राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद के विषय में हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रवाद की परिकल्पना को साकार करने के लिए गांधी जी ने जो एक कार्यक्रम चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें पूरी तरह से देश में उनके विचारों को, स्वराज की कल्पना को सभी समुदाय के लोग अलग अलग अपना विचार, अपना मत के अनुसार से उसका उन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन हम देखेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी, तो हम पृष्ठ संख्या 30 में हम देखेंगे कि जो छुआछूत की भावना थी, यानी ऊंच नीच की भावना थी, जो अनुसूचित लोग थे, वो लोगों को यह डर सता रहा था कि छुआछूत की भावनाएं बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि मनुष्य में ये जो भावना उसको कैसे दूर की जाएगी, इस पे महात्मा गांधी ने कहा था कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। जी, ये छुआछूत है, अगर ये बरकरार रहेगा तो स्वराज की स्थापना हम 100 साल तक भी हम उसको कर नहीं पाएंगे। उन्होंने छुआछूत को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया था। दूसरी तरफ उन्होंने मंदिरों में, सामाजिक सार्वजनिक तालाबों में, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था। यानी समाज में ऐसी कुप्रथा थी उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, कि जो दलित होते थे उनको सार्वजनिक तालाब में नहीं जाने दिया जाता था, कुओं पानी भरने नहीं दिया जाता था, यानी उनको हर जगह प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। तो उन्होंने उसके लिए, गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी मनुष्य हैं, वो हरिजन हैं, यानी ईश्वर के वो व्यक्ति हैं, पुत्र हैं, इसीलिए उन्होंने एक संज्ञा दी थी हरिजन, जो आज भी लोग हरिजन अपने आप को कहते हैं। दूसरी चीज, एक अलग हेडिंग आती है कि दलित नेताओं की आकांक्षाएं क्या थी, यानी उनकी विचार क्या थे, वो क्या चाहते थे। बहुत सारे ऐसे दलित नेता थे जिनकी समस्याओं का अलग अलग राजनीतिक समाधान ढूंढना चाहते थे, स्वयं को संगठित करने में लगे थे। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए आवाज उठाए और निर्वाचन में के क्षेत्र की मांग करने लगे कि एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी होना चाहिए। लेकिन इन समस्याओं को ढूंढने के लिए, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की मान्यता था कि उन्हें सामाजिक असमानता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी बहुत सीमित थी, बहुत छोटे संख्या में लोग थे। सबसे अधिक संख्या में अगर कोई दलित समुदाय जुटा था तो महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में यह बात विशेष रूप से दिखाई देती थी। सबसे अधिक संख्या में लोग जुटे थे, और जहां उन्होंने संगठन बहुत मजबूत स्थिति थी, बहुत
संगठित लोग थे। इसी दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1930 ईस्वी में दलितों के लिए एक नया वर्ग का गठन किया, यानी दलित वर्ग एसोसिएशन की गठन किया था। दलितों के लिए आरक्षण के सवाल पर दूसरे गोल में सम्मेलन में, गांधी जी के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ बहुत सारे विवाद हुए, अंबेडकर जी के और गांधी जी के। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग को मान लिया, गांधी जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे गोल में सम्मेलन का, लेकिन हम देखे हैं पिछले इतिहास में भी कि अंग्रेजों का एक नीति था, फूट डालो और राज करो। तो इस नीति के तहत गांधी जी को बातों को न मान करके वो भीमराव अंबेडकर जी की बातों को मान लिया। तो गांधी जी ने अपना अनशन का बैठक कर लिया कि मेरी बात न मान, उनकी बात को मान लिया, जिन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था, गांधी जी का मत था, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उसके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। जो एकजुट करने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? धीमी पड़ जाएगी। अंततः अंबेडकर जी ने उनकी राय को मान लिया कि नहीं, गांधी जी ही सही है, और सितंबर 1932 को पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किए, जिसमें दलित वर्गों, जिनके बाद अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण की सीटें मिल गईं। इसके बावजूद मतदान समान निर्वाचन क्षेत्र में होता था। बाद में स्थिति दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व से चलते रहे और राष्ट्रीय आंदोलन को संदेह की दृष्टि से देखता रहा। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था वह संदेह के रूप में देखा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। दूसरा हेडिंग आता है कि ये तो दलितों की बात थी। अब मुस्लिम राजनीतिक संगठनों की रवैया क्या थी राष्ट्रीय आंदोलन में या सविनय अवज्ञा आंदोलन में, उनकी भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। हम देखेंगे इसमें कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन को विशेष उत्साह नहीं दिखाया, नहीं दिखा उसने। असहयोग और खिलाफत आंदोलन को शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस से कटता चला गया। कटने का कारण क्या था? उन्हें अनुभव लगने लगा था 1920 के दशक के मध्य में। उनका एक कारण था कटने का कि कांग्रेस और हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठन में बहुत करीबी दिखने लगी। किसमें? कांग्रेस और हिंदू महासभा में नजदीकियां बढ़ गई। ये एक सबसे बड़ा कारण था मुसलमानों को कांग्रेस से कटने का। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच की स्थिति खराब होती चली गई, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे, जिससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव की स्थिति पैदा हो गई। दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। आगे चल करके कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक के साथ फिर गठन बनाने का प्रयास किया। जब ये अंतराल लंबा चला गया तो फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिलकर के एक प्रयास और आगे किया 1927 ईस्वी में। ऐसा लगने लगा था कि अब एकता स्थापित हो ही जाए। 1927 में सबसे अधिक मतभेद भावी विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के जो नेता थे, प्रमुख नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना जी का कहना था
कि यदि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षण की सीटें दी जाएं तो मुसलमान बाहुल प्रांत जो सबसे अधिक थे, बंगाल और पंजाब, मुसलमानों की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। यह मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था। वो मानते थे कि जहाँ पे सबसे अधिक मुसलमान हैं वहाँ पे उनको आरक्षण दिया जाए, मुसलमान कैंडिडेट के लिए आरक्षण दिया जाए, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरे जगह हमको नहीं क्षेत्र चाहिए, लेकिन जहाँ पे हमारी संख्या है वहाँ पे हमको सीट मिलनी चाहिए, तो हम दूसरे जगह की मांग छोड़ देंगे। प्रतिनिधित्व के सवाल पर मतभेद चलता ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने समझौते के लिए प्रयासों खुलेआम निंदा कर दी। जो ये समझौते हो रहे थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, एक सर्वदलीय बैठक में इन्होंने विरोध कर दिया। जो हिंदू महासभा के नेता थे एम.आर. जयकर ने खुलेआम इन्होंने विरोध कर दिया। ऐसी स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उस समुदाय के बीच संदेह और विश्वास का वातावरण बना हुआ था। कांग्रेस से कटते हुए मुसलमानों की बहुत बड़ा हिस्सा किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था, मिलजुल के लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी जगत के यानी बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को लेकर चिंता जता रहे थे। उनका भय था कि हिंदू बहुसंख्यक वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक और पहचान खो जाएगा, इसके लिए लोग चिंतित थे। अब अगला हेडिंग है भारत में स्वराज के रूप में सामूहिक अपनेपन का भय। भाव था तो कि यह भाव था कि सामूहिक यानी मिले जुले अपनेपन की यह भावना थी। किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना तब उत्पन्न होती है जब सार्वजनिक क्षेत्र के में लोग अनुभव करने लगते हैं कि वह एक ही राष्ट्र के अंग हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे राष्ट्र की कल्पना करेंगे भारत में, नहीं, तब तो यह राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद की यह बात नहीं रह जाएगी। हम सभी लोग मिलकर के एक माने कि हम भारत के एक अंग हैं, एक राष्ट्र के अंग हैं, तब वे एक दूसरे की एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई भी साझा अनुभव या बात खोज लेते हैं। पहले एकजुट होना है हमको। हम सभी अप डाउन को भूल करके, ऊंच नीच को खोज करके हमको एकजुट होना है, तब किसी समस्याओं के का समाधान हम ढूंढ पाते हैं। साझा अनुभव अथवा सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्ष के चलते हुए उत्पन्न होती थी। कह रहा है कि कोई भी सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से यानी थोड़ा संयुक्त संघर्षों के चलते उत्पन्न होती थी। इसके अतिरिक्त बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी उसके द्वारा राष्ट्रवाद के लोगों की कल्पना और अंतःकरण में छा गया था। इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र व प्रतीक, इन सभी को राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान करता है। यानी कोई भी राष्ट्रवाद को अपनाने में, साकार करने में उसके इतिहास क्या रहे हैं, उसकी लोक कथाएं क्या रही हैं, किन संघर्षों के बाद वह देश एक पटल पे आया, उसके गीत क्या रहे हैं, हम उसके चित्र क्या रहा है,
और उसका प्रतीक क्या है, इसको हम राष्ट्रवाद को साझा करने में अपना योगदान देता है। राष्ट्र की पहचान सबसे अधिक किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इसका उदाहरण हम फ्रांस की क्रांति और यूरोप के राष्ट्रवाद के समय देख चुके हैं। इससे लोगों की एक ऐसी छवि गढ़ने में सहायता मिली जिसके द्वारा वे राष्ट्र की पहचान सकते थे कि ये राष्ट्र की पहचान है। लेकिन अब हम भारत माता की तस्वीर के बारे में बात करेंगे। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता के छवि के रूप में लेने लगी। यह तस्वीर सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम का गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपना उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित कर दिया था। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को पूरी निष्ठा से खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विश्वविख्यात छवि को चित्रित किया, जो आपके इस पृष्ठ संख्या 31 में एक फिगर दिया गया है, जो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित किया गया है। ये भारत माता की तस्वीर है। यह 1905 में की तस्वीर है। अपने किताब में देखेंगे तो यह चीज़ आपको मिलेगी। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे पृष्ठ संख्या 32 पे, यह भी भारत माता की अन्य तस्वीर है। अब हम देखेंगे कि भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने का आंदोलन, जो लोक कथाएं थे उससे पुनः उसको जीवित करने के लिए बारे में एक आंदोलन चलाया गया था। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन में सुदृढ़ हुआ। 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवादियों ने के भाटों व चरणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं का महत्व देना प्रारंभ कर दिया गया। ये लोक गीतों जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। राष्ट्रवादियों का मानना था कि यही कहानी हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर प्रस्तुत करती है। यानी जो भाट होते थे, गांव-गांव घूम करके भारतीय तस्वीर को व्याख्यान करते थे। जैसे आपने एक वीरता का सबसे बड़ा प्रतीक प्राचीन काल से चलती चली आ रही थी, लेकिन अब वह विलुप्त हो गई है। गांव-गांव में इस समय, इस बरसात के समय में आल्हा होता था। यानी आल्हा खंड में आल्हा और उदल की वीरता का इसमें व्याख्यान किया जाता था। उनके चरित्र और का वर्णन किया जाता था, उनके संघर्षों का वर्णन किया जाता था। तो ये सब उसकी एक सही प्रस्तुति थी।
यह माना जाता था जो बाहरी शक्तियों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी थी, जो बाहर से आक्रमण करते थे। इससे दूषित होने के एक सबसे बड़ा मानते थे कि यह बाहरी लोगों से हमारा सभ्यता संस्कृति दूषित हो गई है। अपनी राष्ट्रीय पहचान ढूंढने और अपने अतीत को गौरव को भाव पैदा करने के लिए लोक परंपरा को बचाए रखना आवश्यक था। प्राचीन परंपराओं को, हमारी जो चलती चली आ रही पीढ़ी है, उसको बचाने के लिए ये जरूरी था। इसी रूप में बंगाल ने स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर की लोक गाथा गीत यानी बाल गीत मिथकों को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया और मद्रास के में नटेशा शास्त्री ने द फोल्कस ऑफ द दर्श इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संचय 4 खंडों में प्रकाशित कराया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों की वास्तविक विचारों और विशेषताओं का सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। इस पहचान को और आगे बढ़ाते हुए विशिष्ट चिन्हों और प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया था। उसके रूप में जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता चला गया, राष्ट्रीय नेताओं लोगों को एकजुट करने के लिए, उसमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए विशिष्ट प्रकार के चिन्हों प्रतीकों के बारे में अधिक जागरूक करने लगे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल, हिंदुओं के मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। सन 1921 ईस्वी में तक गांधी जी ने स्वराज की झंडा तैयार किया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था, जिसके मध्य में गांधी जी वादी प्रतीक चिन्ह चरखे को स्थान दिया गया था, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। और जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था कि अगर ऐसा चलते हैं को ब्रिटिश शासन की अवज्ञा कर रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, यह प्रतीक माना जाता था। यह आगे पहचान प्रतीक के बाद इतिहास की पुनर्व्याख्या, जो इतिहास था उसकी पुनर्व्याख्या की गई। राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए साधन बनी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय अनुभव करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति का गौरव की भावना जगाने के लिए इतिहास के अलग अलग ढंग पढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह से हमने देखा। अब हेडिंग आती है कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी जो हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आयोग, स्वराज की स्थापना की मांग, ये सब होने के बाद भारत के क्रांतिकारियों ने, भारत के राष्ट्रवादियों ने, यह उनके मन में भावना आई कि भारत छोड़ो आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की गई। किटिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों से भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दे दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया,
जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। जो भी कुछ भावना थी, अब कुछ नहीं करना है, भारत में को आपको छोड़ करके जाना ही जाना है। गांधी जी ने यह शुरू किया और वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपने कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता पर भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने एक प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध एक उनका नारा था, करो या मरो, भाषण दिया था। भारत छोड़ो के मध्य में आह्वान देश के अधिकतर हिस्सों में राज व्यवस्था को ठप कर दिया गया। लोग स्वयं को आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने हड़ताल की और राष्ट्रीय गीत और नारों का समर्थन प्रदर्शन किया, जुलूस निकाले। यह आंदोलन व्यापक में एक आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर, किसान जैसे हजारों साधारण लोग हिस्सा लिया, जिसमें नेताओं की सक्रियता भागीदारी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल में मांगतनी हाजरा, असम के कनकलता बरुआ, उड़ीसा में रमा देवी, कांग्रेस द्वारा अधिकतर बल प्रयोग के बावजूद भी इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा था। तो हम लोगों ने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे प्रदर्शित हुई। अब तीसरी हेडिंग आती है, तीसरा अध्याय है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। लेकिन हम इस तीसरे अध्याय को न पढ़ा करके हम देखेंगे कि भारत में जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, कि जो आज कोविड के तहत में कक्षा 10 के 30% अध्याय काट दिए गए हैं। इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे वीडियो हैं, कौन से अध्याय हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको 70% किताब में जो भी अध्याय है 70% पढ़ने हैं। तो हमने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद की परिकल्पना कैसे की गई। हम अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। हम इतिहास को न पढ़ा करके नागरिक शास्त्र को पढ़ाएंगे। मन लगा के पढ़िए। इस वीडियो को पूरा आपको देखना ही देखना है। नोट्स अब हम जा करके आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।